अभी लेटेस्ट जो अभी हो रहा है यहाँ पे यूक्रेन का, सही माने में बताऊं, लास्ट टाइम हम जब ने इसके बारे में बात की थी, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये इस प्रकार की युद्ध की स्थिति में परिवर्तित होगा। मैंने बताया था, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने बताया था कि ये साउथ डॉनबास का उसके ऊपर बातचीत होगी, और शायद यूक्रेनियन लीडरशिप को, उनको इस बात का एहसास होगा कि दे आर अगेंस्ट अ माइटी रशिया, और रशिया ने कोई उसमें कमी नहीं रखी थी अपना अपना पावर दिखाने के, मिलिट्री पावर दिखाने के लिए, और अपना उससे ज्यादा अपना विल पावर दिखाने के लिए कि हम करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वी मीन इट। ठीक है, तो मुझे लग रहा था जैसे उनके प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट बार बार बाइडेन को बता रहे थे, डोंट क्रिएट वॉर हिस्टीरिया, हम लोग शांति से उसको रिजॉल्व करेंगे। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कह रहे थे, जो बाइडेन को कह रहे थे आप मिलिट्री ये वॉर हिस्टीरिया मत कीजिए। मुझे उससे भी थोड़ा प्रोत्साहित मिल रहा था कि शायद जो इनके प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, वो समझेंगे कि ये बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की है, तो वो एक स्टेट्समैनशिप दिखाएंगे। और दो चीजें थी जो मैं अभी भी कहता हूं, दो चीजें थी, नो टू नेटो और रिटर्न बैक टू मिन्स्क पैक्ट। आज जिस स्थिति में युद्ध की कंडीशन है वहां पे, आज भी अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन ये बोल दे कि हमें नेटो के साथ कुछ लेना देना नहीं है और हमें मिन्स्क के ऊपर हम दोबारा बातचीत करने के लिए तैयार है, मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत वहां पे इस जंग को रोकने के लिए नहीं आएगी। इवन पुतिन विल बी ऑन डिफेंसिव, और पुतिन के तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स बिल्कुल सही थे जो हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन में नेटो नहीं आएगा और मिन्स्क के जो समझौता है उसके ऊपर ही काम होगा। तो ये उस मुझे लग रहा है कि ये जो लीडरशिप है यूक्रेन की, वो इस उम्मीद में रहे कि अमेरिका उनको साथ रहेगा, फ्रांस रहेगा, यूरोपियन यूनियन उनके साथ रहेगा, नेटो वाले फौजें आएंगी, नेटो वाले जहाज आएंगे। नहीं आएगा। क्या किया उन्होंने 2 दिनों में अमेरिकन ने? सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस पुतिन की प्रॉपर्टी है, लाव्रोव के प्रॉपर्टी के ऊपर सैंक्शंस लगाने से इतना बड़ा युद्ध रोकने की सोच रहे हो? क्या पुतिन ने नहीं सोचा होगा कि ये सब होगा? ये रिमेंबर इट, ये एक दिन की डेवलपमेंट नहीं है, एक महीने की, एक साल की नहीं है। इसकी तैयारी बहुत अरसे से चल रही होगी। और जैसे मिलिट्री स्ट्रेटेजी कहती है कि अपने दुश्मन पे वार उस वक्त करो जब दुश्मन तुम्हें सबसे कमजोर दिखाई दे, और उन्होंने किया। और ऑफेंसिव, इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंसिव, वेरी कैलकुलेटेड वन, सब कुछ तैयारी करके किया हुआ। अब मुझे लग रहा था जैसे पुतिन के अभी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो यही है, जाहिर है कि उन्होंने कीव को कब्जा करना है। कीव में शायद वो, क्योंकि यूक्रेन के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो 3 साल पहले, जो वहां पे आप ये मत भूलिए, अभी अमेरिका दुहाई देता डेमोक्रेसी की, जो बाइडेन जिसने एक अफगानिस्तान के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट को बेच दिया। दोहा में अफगानिस्तान की औरतें, अफगानिस्तान की मर्दों, उनका बिट्रेल किया अफगानिस्तान को और तालिबानों के हवाले कर दिया। इससे बड़ा एंटी डेमोक्रेटिक, रिग्रेसिव कुछ बात हो सकती है दुनिया में? और ये कौन? अमेरिका कह रहा है, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है, नेटो कह रहा है। और आपने जब अफगानिस्तान के अंदर उस चीज का एहसास नहीं रखा, तो आप वहां पे क्यों कर रहे हैं? और उन्होंने पहले भी कर चुके हैं यूक्रेन में। तभी से वो ये 3-4 सालों से जो वहां पे रशिया को जो डर का जो ये इसके जो उसका जो एहसास हो रहा था कि खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है, नेटो के एक्सपेंशनिज्म का उनका एहसास हो रहा था। जब मैदान रेवोल्यूशन आपको याद होगा, तब भी वहां पे यूक्रेन में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। जैसे भी करे, वो जैसे भी इलेक्शन का, आप उनके मेथड ऑफ इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रैक्टिस से आप शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मान्यता तो देते हैं हम उस सरकार को ना। जिस जहां पे भी जो सरकार होती है उसको मान्यता देते हैं, उनके अनुसार वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। और मैदान स्क्वायर में, जिसको आजकल वो फ्रीडम स्क्वायर बोलते हैं, उसके वहां पे जो रेवोल्यूशन कराया गया, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन कराया गया, उस सरकार को गिराया गया विच वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। बाद में इस प्रेसिडेंट को खड़ा किया बिहेवियर, जैसे अभी बता रहे थे सर कि उसको तो कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा, जिस टेलीविजन सीरियल में वो काम करते थे उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। इनकी पार्टी का नाम भी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल है, जो उनके टेलीविजन शो का नाम है सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, वही आजकल का जो उनका प्रेसिडेंट है उसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। टिपिकली इमैच्योर ऑन हिज पार्ट टू बी डिपेंडेंट, टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन, ये जानते हुए कि अमेरिका का दुनिया में सिर्फ एक दोस्त है, वो सिर्फ अमेरिका है।
उसके ऊपर विश्वास करके उन्होंने अपने लोगों को बर्बादी के आलम पे लाया है, एंड स्टिल द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। अगर ये जंग रोकनी है, उनके आम जनता के ऊपर जो दर्दनाक जो सीन आ रहे हैं, अभी आज वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है कि वो लगभग 1 लाख यूक्रेनियन ने पलायन किया है पोलैंड के अंदर, ठीक है। लेकिन यही वेस्टर्न प्रेस चुप है कि साउथ दबान से पिछले 15 दिन में 1 लाख से ज्यादा उन्होंने रशिया में पनाह ली। रशिया ने उनको होटल्स में रुकाया, स्टेडियम के अंदर उनके कैंप लगे हुए, क्योंकि वो पुतिन है, अमेरिका के लिए वो इविल एम्पायर है, और आज पुतिन इसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्ल्ड को इविल एम्पायर बोल रहा है। मैं समझता हूं कि हमें इस बात का एहसास रखना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्र की सुरक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए। हम भी तो बार बार बोलते हैं राष्ट्र प्रथम। हमने जब बालाकोट के ऊपर हमला किया, क्या सोच के किया? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, यूक्रेन के पास नहीं है। उसके बावजूद हमने हिम्मत की ये दिखाने के लिए कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे उस वक्त के हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने भी उसका मापतोल लिया होगा कि इसकी रिपरकशंस क्या होगी। उसी प्रकार से हमने जो उस वक्त किया, आज की तारीख में पाकिस्तान जीएचक्यू जो है 10 बार सोचेगा दोबारा। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि रूल आउट नहीं करता हूं कि दोबारा ऐसी वारदात हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगी, भगवान न करे हो सकती है, लेकिन हमने उनको दिखा कि हम चुपचाप इसको सह नहीं सकते। इसी प्रकार से पुतिन का देखें, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, और जैसे बता रहे थे कि एक सुपर पावर थी, लेकिन ये भी बताना चाहता हूं, यस, डिसइंटीग्रेशन कैसे आई सोवियत संघ की, इसकी हिस्ट्री जो पुतिन अभी कह रहा है, इसकी हिस्ट्री है। इनका जो वेस्टर्न मोस्ट फ्रेंड था ईस्टर्न ब्लॉक का, वो युगोस्लाविया था। मार्शल टीटो का, जोसेफ ब्रोज टीटो का युगोस्लाविया था। वो एक फ्रेंड था अगेंस्ट द वेस्टर्न नेटो अलायंस। वॉर्सो पैक्ट तो पोलैंड के अंदर, पोलैंड की राजधानी थी, लेकिन फ्रेंड हमारा जो था इनका ईस्टर्न ब्लॉक का, वो युगोस्लाविया था। किस तरीके से अमेरिका ने वहां पे बैल्कनाइजेशन की, ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक ये हम सोचते थे कि जो हमारे सरहद के बाहर हो रहा है उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी जो यूक्रेन में हो रहा, उसको समझने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि उस वक्त अमेरिका ने नेटो के हवाई जहाजों में पेशावर एयरपोर्ट से जहाजियों को भर भर के वहां पे बोस्निया हर्जगोविना में इस्लाम के नाम पे मोबिलाइज किया, ताकि वहां पे जंग हो। अच्छा खासा मुल्क था। बैल्कनाइजेशन, सर्बों को पहले सर्ब और क्रोट्स को बोस्निया मुस्लिम के साथ लड़वाया, फिर सर्ब और क्रोट्स को आपस में लड़वाया, फिर इतने छोटे छोटे मुल्क वहां पे बनाए। लेटर जो कोसोवो है, 18 से 20 लाख की वहां पे पॉपुलेशन है, जो सर्बिया का हिस्सा है। तो ये जो, और वहां पे यूएनओ की कोई उसमें भूमिका नहीं थी। यूएनओ से परमिशन लेके उन्होंने युगोस्लाविया की बमबारी करके उसे बर्बाद नहीं किया। उसके बाद इराक में क्या किया उन्होंने, बॉम्बे, वहां पे भी उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी यूएनओ से। अफगानिस्तान को बर्बाद किया, ये जानते हुए उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर जीएचक्यू रावलपिंडी के हेडक्वार्टर्स की गोद में बैठा हुआ था। हमने बर्बाद किसको किया? अफगानिस्तान को बर्बाद किया। तो ये जो प्रीचिंग है वेस्टर्न की, जिसके लिए हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा अमेरिकनाइज भी माइंड सेट है। बहुत सारे लोग हमारे वहां से पढ़ के आए हुए हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बड़े लीडरों के वहां पे थोड़ा वो भावुक होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो बाइडेन जैसा प्रेसिडेंट आज की तारीख में हिंदुस्तान कंटेम्परेरी सेंस में द मोस्ट एंटी इंडिया प्रेसिडेंट इफ इट इज जो बाइडेन। जो बाइडेन ने, जब ये रशिया आर्थिक अवस्था में था, बुरी आर्थिक अवस्था थी, बोरिस येल्सिन गए थे अमेरिका फाइनेंशियल एड के लिए। दिस मैन जो बाइडेन, सेनेटर दैट टाइम, ही पुट अ कंडीशन ऑन दैट लोन कि बोले कि जब तक तुम ये हमको एश्योरेंस नहीं दोगे कि हिंदुस्तान को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, तब तक तुम्हें पैसा नहीं देंगे। और बोरिस येल्सिन उस वक्त बहुत बुरी अवस्था में थे, और उन्होंने वो कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। हमारे लिए एक सेरेंडिपिटी होगी कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी अपने आप डेवलप की ओवर द इयर्स टू कम। लेकिन जो बाइडेन का रवैया, उनकी इलेक्शन के अंदर, ही हैड अ स्पेसिफिक एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन, जिसके ऊपर क्या था एजेंडा? कश्मीर, और दूसरा नंबर था पैलेस्टाइन। तो स्टेट डिपार्टमेंट, जो एंटी इंडिया होस्टाइल डिपार्टमेंट सेक्शंस है स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका के, जो ट्रंप के टाइम, ट्रंप का पीरियड वाज द लीस्ट होस्टाइल टू इंडिया, ठीक है। उस वक्त उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदरूनी मामलों में, लेकिन वो होस्टाइल डिपार्टमेंट जो होम उनका जो अमेरिका का, वो एक्टिवेट हो गया। हर उस ओहदे पे
जहां पे हिंदुस्तान को छेड़ा जा सकता है, वहां पे उन्होंने हिंदुस्तान विरोधी जाने माने चेहरे और हम एक खास मुसलमान बिठाए हुए। मैं आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू से दैट। उन्होंने जो अभी हमारे यहाँ पे हिजाब के ऊपर टिप्पणी की थी, जो एक स्पेशल एम्बेसडर है उनकी तरफ से, वो कौन है? वो मुसलमान है और हिंदुस्तान को टारगेट करने का मौका मिलता है उनको। तो मैं समझता हूं और वो भी संस्था का वो उसको बना रखा है जो ह्यूमन राइट्स को डील कर रही है। बिल्कुल सर, मैं समझता हूं आज की तारीख में सोचे जो समझदार लोग अमेरिका में होंगे, पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड में अगर कोई होंगे, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को मिस कर रहे होंगे। एक शख्स जिसने अपनी ड्यूरेशन में दुनिया में कहीं पे भी कोई जंग शुरू नहीं की, मिडिल ईस्ट में भाईचारा करवाया, इजराइल को सारे उन मुल्कों से हाथ जुड़वाया जो एक दूसरे को मुंह नहीं देखना चाहते थे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की पीस करने की कोशिश की उसने, एंड ही इज डिस्पाइज बिकॉज ही वांटेड पीस, क्योंकि उससे अमेरिका की जो वॉर इंडस्ट्री है उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। आपने अभी जो बिलियंस डॉलर्स का जो एमिनिशन अफगानिस्तान में छोड़ दिया, इतना खतरनाक काम किया उन्होंने सोचा था कि हेलीकॉप्टर्स के जो आगे पेरिफेरल्स हैं उनको तोड़ के चले जाएंगे। वहां पे आईएसआई वालों ने शायद वही अमेरिकन इंजीनियर्स लाए होंगे जो उन हेलीकॉप्टर्स को रिवाइव कर रहे होंगे। ये खतरा एक, आपने वो असला हथियार उन जहादियों के हवाले छोड़ दिए। दूसरा, आपने इंडस्ट्री के लिए वहां पे एक बड़ा बजट छोड़ दिया, उसको रिकवर भी तो करना है, उस हथियार को उसको रिप्लेनिश भी तो करना है अमेरिकन फौजियों को। तो ये वॉर इंडस्ट्री लेड जो डेमोक्रेसी के नाम से जो दुनिया भर में इन्होंने ये जो दादागिरी लगा के रखी हो, उसको हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम उक्राइना में आम लोग मर रहे हैं, आम लोग, रशिया के इलाकों में भी जो साउदर्न जो दनबास है, वहां पे आम लोगों पे भी हमला हो रहा है, जिसकी कोई कवरेज कहीं भी नहीं हो रही है। रशियन टेलीविजन पे थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन नेट के ऊपर कहीं कहीं उसका जिक्र हो रहा है, उसका कोई कहीं कवरेज नहीं है। हमें ये मान के चलना पड़ा दोनों पक्षों के बारे में। लेकिन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम हम लोगों को वॉर के अगेंस्ट बोलना है, और कंडीशंस यही होनी चाहिए कि नेटो का एक्सपेंशनिज्म वही रुकना चाहिए, ये मत रुके। रशिया इज ऑल्सो आवर नॉर्थ वेस्टर्न बैरियर अगेंस्ट नेटो। अब बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है, दोनों मुल्कों की हैसियत नहीं है, जिससे नेटो भगवान न करे रशिया में घुस गया, सेंट्रल एशिया गया और फिर आपके बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। ये हिटलर की भी यही मंशा थी, हिटलर की भी यही मंशा थी, रशिया के थ्रू, हिंदुस्तान के थ्रू, फिर यहां पे पहुंचने के लिए साउथ, ये अपने इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए, हर वेस्टर्न वर्ल्ड को ईस्ट तक आने के लिए सिकंदर से लेकर आज तक सबको यही है कि हम ये पथ रास्ते से यहां पे किसी तरह हिंदुस्तान की तरफ पहुंच जाए या समुद्र की तरफ पहुंच जाए। तो हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर अलायंस होने के नाते रशिया का समर्थन करना है, और ह्यूमैनिटी सेक वी मस्ट मेक एवरी मूव। जो हमारे प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं आज की तारीख में जैसे उक्राइना के एम्बेसडर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म में दुहाई देते हुए बोला कि नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट लीडर है, उनको बीच में इंटरवीन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके कहने से इंटरवीन तो नहीं किया, लेकिन ये इंटरवेंशन शायद कई दिनों से चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी मस्ट हैव बीन इन टच विद पुतिन एज वेल एज द यूक्रेनियन एस्टैब्लिशमेंट, और उनकी इंटरवेंशन से मैं समझता हूं कि जंग रुक सकती है। हाँ, पुतिन के लिए मैं उनके एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से इतना बड़ा उन्होंने एक कदम लिया है, ये जानते हुए कि दिस वॉर कुड एस्केलेट इनटू समथिंग डिजास्टरस। भगवान न करे एक रॉकेट अगर किसी नेटो कंट्री की तरफ चला गया तो उसकी रिपरकशन विल बी हमंगस, और दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं चाहते कि कहीं पे भी हिरोशिमा और नागासाकी दोबारा हो। और अब की बार भगवान न करे जंग होगी तो न्यूक्लियर वेपन तो यूज होंगे और दुनिया भर में तबाही होगी, हिंदुस्तान उससे अलग नहीं रह सकता। इसलिए हमें पीस मोटिव्स, पीस मूव्स में समर्थन देना चाहिए। एट द सेम टाइम रशिया हमारा पार्टनर है, उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको समर्थन देना, ये भी साथ में ध्यान में रखते हुए उक्राइना भी हमारा किसी हद तक छोटा है लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारे एंटोनोव सीरीज के जितने सारे हवाई जहाज हैं जिन्होंने गलवान में हमारी मोबिलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, उनके जो स्पेयर पार्ट्स, उसके लिए यूक्रेन हमारी मदद कर रहा है। उन्होंने 100 के फ्लीट में से 40-50 ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे बाकी करने वाले की सोच चल रही है, और कुछ छोटे छोटे हथियारों में भी हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, वो भी नहीं भूल सकते। लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अमेरिका एंड द वेस्ट, एंड नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन हैज टू शो स्टेट्समैनशिप
2 कदम Definitely. पीछे हटेंगे। मैं समझता हूं कि ये उक्रेना की जनता के लिए ठीक होगा, दुनिया में पीस के लिए होगा। मैं उनका फैन बनूंगा द डे ही डिसाइड्स टू कॉल इट ऑफ और बोलेंगे ठीक है, हमें नेटो की जरूरत नहीं है, और जो मैं समझ रहा हूं वो कर रहे हैं। मुझे नहीं समझना कि अब की बात सीरियसली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बोल रहे थे जो बाइडेन को प्लीज डू नॉट क्रिएट वॉर हिस्टेरिया मत क्रिएट कीजिए, वो मुझे लग रहा कि वो दिल से शायद नहीं हो रहा था। उनको तब भी उम्मीद थी कि अमेरिका उनको मदद करेगा, नेटो के सोल्जर्स विल बी ऑन द ग्राउंड इन यूक्रेन। वो नहीं होने वाला है। लेकिन अब शायद समझना कि जो न्यूज आ रही है, दे आर ट्राइंग टू हैव अ पॉलिटिकल डायलॉग विद रशिया। शायद उसके लिए एक जो मुद्दा बन गया है, वो लोग कह रहे हैं कि आप वॉर्सो में बातचीत करेंगे, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि हम मिन्स्क में बातचीत करेंगे, जो मैं समझता हूं कि हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। वॉर्सा पैक्ट खत्म हो गया, और मैं समझता हूं जिस दिन वॉर्सा पैक्ट खत्म हो गया था, उस दिन के बाद से नेटो को एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये एक्सपेंशनिस्ट जो अपने आप को वेस्टर्न बोलते हैं, सिविलाइज वर्ल्ड बोलते हैं, मैं दुनिया में जितनी भी आजकल मुसीबतें हैं, इन्हीं वेस्टर्न सिविलाइज वर्ल्ड की वजह से, और हम हिंदुस्तान उसके बहुत बड़े शिकार रह चुके हैं। गुड कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप। सर, मुझे यही चिंता रह रही है कि अभी जैसे पुतिन ने जो ये सब किया है, सारे इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड, जिसे उन्होंने बोला स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। उन्होंने इंट्रूजन नहीं बोला, इन्वेजन नहीं बोला, और जो उन्होंने बोला वो उससे ज्यादा महत्व रखता है। आप जब हमला करते हैं तो बोलते हैं भाई आपने किसी कारण से हमला किया, किसी के ऊपर हमला किया, वो वाजिब हो सकता था या गैर जरूरी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसका नाम दिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। अब उस किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा अहम है, वक्त, टाइम फ्रेम। इसका मतलब जब वो बोलते हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, तो इसके एक सीमित लक्ष्य होते हैं, और एस्केलेशन को रूल आउट करना होता है, और वो सब तभी हो सकता है जब एक टाइम फ्रेम है उसको अचीव करते हैं। अब मुझे वही लग रहा है कि कितनी देर में, जैसे अभी जनरल सर बता रहे थे कि ये सब अभी जो कुछ वहां पे हो रहा है, ये सारी दुनिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स होंगे ना, वो भी इसको स्टडी कर रहे होंगे कि किस प्रकार से एक हाइब्रिड वॉर, एक कन्वेंशनल वॉर, सारे कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट की जा रही है वहां पे। उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि जब तक उनकी टैंक्स, रशियन टैंक्स जब तक की, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये एनालाइज करते टाइम, क्योंकि वहां पे जो दृश्य आ रहे हैं आम सिटीजन्स के, उनके फ्लैट्स के ऊपर स्ट्रेट मिसाइल गया, चाहे टारगेटेड नहीं है। ये सब जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वहां पे, भाई जी बताना चाहता हूं कि रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में हमला हो रहा है, ये इंटेंडेड हमला नहीं है, इट्स अ कोलैटरल डैमेज। वहां पे कोई रॉकेट चल पड़ा, टारगेट पे नहीं गया, इट्स ऑल मैथमेटिक्स, गणित है, कंप्यूटराइज्ड है। कहीं पे मैनुअल एरर हो गया तो रॉकेट कहीं और जाके लग गया। तो वो सब जो दिख रहा है, लोग हो रहा है, बर्बाद हो रहे हैं, तो वो मुझे लगता है उस दृष्टि से तो बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन एट द सेम ये प्रॉब्लम है, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, आंखें मूंद नहीं सकते, तो उसको एनालाइज करना जरूरी है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि रशियन टैंक्स जब कीव में रोल करेंगी, कीव की सड़कों पे जब रशियन टैंक्स आएगी, मैं वो समझता हूं कि उनका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का होता है, कि भाई हाँ हमारी टैंक यहां पहुंच गई है, हम यहां पर हैं। देन यू विल सी दोस फ्लैग मार्चेस गोइंग अराउंड, दे विल अनाउंस दैट वी आर हियर, नाउ यू कम एंड टॉक टू अस। एंड ये लोग क्या करेंगे, 2 या 3 दिन के अंदर वहां पे जो पॉलिटिकल उनके जो समर्थक होंगे वहां पे, जरूर देखिए, आप देखिएगा अगर ऐसी परिस्थिति उभरती है तो वहां के एक तबका निकलेगा इसी यूक्रेन में से, जो रशिया के समर्थक होंगे, जो पहले थे। जैसे मैंने बताया, लास्ट सरकार जो थी वो प्रो रशिया थी, जिसको अमेरिका ने टॉपल करवाया। वो समर्थक लिखेंगे कि कोई भी अभी बर्बादी नहीं देखना चाहता सर, आज की तारीख में जंग किसी को पसंद नहीं है। तो जब वो निकलेंगे वहां से, एक गवर्नमेंट को, टेम्परेरी गवर्नमेंट को रखा जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, इलेक्शन होंगे, और ये उनसे कमिटमेंट ली जाएगी कि हम लोग नेटो, क्योंकि मैंने शायद आपके यहां बोला हुआ, इस प्रेसिडेंट ने आके इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी जो कोशिश है नेटो ज्वाइन करने की, वो इरिवर्सिबल है। ये बड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई रशिया के टारगेट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो भी सरकार आएगी वहां पे उनसे लिखित रूप में लेंगे कि हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन से निकालेंगे, और हमारा नेटो के साथ कोई लेना देना नहीं है, और हम लोग वहां पे जो है मिन्स्क प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, विच इज इन डिटेल, वी कैन टॉक अबाउट। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते ऐसी परिस्थिति होगी, जंग रुकी होगी, तो हम सोच रहे होंगे कि मिन्स्क पैक्ट के ऊपर बातचीत हो, और उम्मीद करते हैं कि जंग रुक जाएगी, और सबके अपने यूक्रेनियंस की जान माल का बचाव होगा,
और रशिया के पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी सिक्योर रहेंगे। हमारे भारत के अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है इस युद्ध की वजह से, उनको भी हम बरकरार रखें, और अपना जो प्रभुत्व आज की तारीख में दुनिया भर में सब लोग मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े स्टेट्समैन है, एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल लीडर है। उस वजह से जो हमारी जो इमेज दुनिया भर में हो रही है उसका भी आदर होगा, और हमारा जो ये जो अप्रोच है उसको दुनिया अप्रिशिएट करेगी। एट द सेम टाइम आपके द्वारा ये भी बताना चाहता हूं, खास ये जो अभी यूक्रेन में हो रहा है हमारे लिए टेम्पलेट नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें भी पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर जो उनके अधिकार में, उनके उनके कब्जे में, उसको हमने निकालना है। कैसे निकालना है, क्या हमारी टेम्पलेट होगी, क्या हमारा रवैया होगा, वो हमारे टारगेट में है। कब करना है, कैसे करना है, वो हमारी इंडिजीनियस अप्रोच होगी उसके लिए, और उसके लिए हमें दुनिया भर की जो अपनी जो वर्ल्ड ओपिनियन है अपने साथ रखनी है। मैं समझता हूं कि वो भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एजेंडा है कि दुनिया को हमने साथ में रखना है।